नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। पीआईबी न्यूज एनालिसिस सेकंड वीक में हम लोग शुरू कर रहे हैं जनवरी मंथ में। काफी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंस आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि पीआईबी न्यूज एनालिसिस एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी नॉलेज को एनरिच कर सकते हैं, अपने कंटेंट को भी बढ़ा सकते हैं, जैसा भी चाहे आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर डिमांड ऑफ एग्जामिनर। तो वैसे आप अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके साथ में ही कोई भी जैसे यूपी पीसीएस होता है या फिर किसी भी स्टेट का पीसीएस होता है तो वहां पर प्रीलिम्स के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पर आपको पीआईबी न्यूज एनालिसिस काफी हेल्प करता है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं दीपक इंदौरा 021। इसके साथ में ही टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल। यहां पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल जाते हैं। चलिए, आज जिन टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, टॉपिक्स तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जलवायु परिवर्तन कैसे उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं, साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उसको बढ़ाता है। क्योंकि साइक्लोन्स के अंदर प्रेशर ड्रॉप होना, टेम्परेचर जो है इंक्रीज होना, इसके साथ में कई सर्कुलर मोशंस जो हैं वो एयर के वो चलते हैं। तो तमाम बातें जो है हम लोग इसमें जिक्र करेंगे। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन सिविल कोड, इसके लिए गुजरात और उत्तराखंड के द्वारा एक कमेटी को जो गठित की गई थी उसको चुनौती देने वाली एक पिटीशन को खारिज कर दिया है। पीआईएल दाखिल की गई थी और उसको डिसमिस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बात करेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 44 के बारे में कि क्या आर्टिकल नंबर 44 को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया तैयार है। क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड के अंदर जैसे कॉमन सिविल कोड अप्लाई किया गया उसके बाद में विरोध तो काफी हुआ, लेकिन कई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो भी देखे गए। यहां तक कि गोवा की अगर हम लोग बात करें तो गोवा ने आज से लगभग 20 साल या 25 साल पहले ही जो है कॉमन सिविल कोड को लागू कर दिया था, उसको वहां पे इंप्लीमेंट कर दिया था। यूरोप टर्न्स टू एलएनजी इंस्टेड ऑफ रशिया गैस। यूरोप बेसिकली क्या है, आपको एक नॉर्ड जो लाइन है, नॉर्ड लाइन के बारे में आप लोग सुना होगा, जो कि रशिया से जर्मनी तक जा रही है। यूरोप के अंदर उसकी गैस की सप्लाई होती है, नेचुरल गैस की। तो रशिया उसको सप्लाई करता था, लेकिन यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया का एक सब्स्टिट्यूट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ही डेवलप कर लिया है और वो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी। ठीक है, लेकिन क्या होती है और ये जलवायु को कैसे प्रभावित कर सकती है वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ओजोन जो डिप्लीशन हो रहा है, उस डिप्लीशन को कैसे फिलअप किया जा सकता है, ओजोन छिद्र को कैसे भरा जा सकता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओजोन डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ती महंगाई को सरकार अपने फिजिकल मैथ्स यानी कि राजकोषीय गणित को संतुलित करने में कैसे मदद कर सकती है। तो पॉइंट हमारे पास में गजब के हैं, आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। काफी अच्छे जो है वो आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनको आप लोग आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी एक हमारे पास में टॉपिक है जिसके ऊपर अगर बात किया जाए तो पूरा साल बीत सकता है। लेकिन वाकई में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उसको क्लाइमेट चेंज कैसे इफेक्ट कर रहा है वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या फैक्टर्स है वो हम लोग देखेंगे, और स्टॉर्म जो सर्ज है वो कैसे डेवलप होते हैं। ये तो आप लोग को पता है कि जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो तूफान की ताकत और बारिश की दर की ऊपरी सीमा को बढ़ाता है, मतलब लिमिट ऑफ हरिकेन एंड स्ट्रेंथ एंड जो रेन की रेट है उसको इंक्रीज कर देता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सी लेवल है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिलता है। क्योंकि होता क्या है कि ग्लेशियर्स जो भी पोल्स के ऊपर स्थित है वहां से वो ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, जिससे समंदर का एक वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तूफान जब बढ़ता है, ठीक है, तो उस समय टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंस फैक्टर होते हैं जिसके कारण वो तूफान हरिकेन, जिसको हम लोग कहते हैं कि जैसे विली विली जो चक्रवात हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं। ठीक है, हरिकेन हम लोग इसको कहते हैं, साइक्लोन्स कहते हैं, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। तो तूफान के विकास के लिए समुद्र और वातावरण दोनों का तापमान जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे हम लोग बात करें ओशियन की, चाहे हम लोग बात करें कॉन्टिनेंट की, तो दोनों का टेम्परेचर जो है वो इसको बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है। ठीक है, हरिकेन्स आर पावर्ड बाय द रिलीज ऑफ हीट व्हेन वाटर दैट इवेपोरेट फ्रॉम द ओशियन सरफेस कंडेंसेस इनटू स्टॉर्म रेन्स। तो बेसिकली क्या है कि तूफान गर्मी की गहराई से संचालित होते हैं, जहां पर ज्यादा गर्म होती है वहां से तूफान जो है बिल्कुल वहां से प्रोड्यूस होते हैं। जब पानी की सतह से वहां पर इवेपोरेट होता है पानी, तो तूफान के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है।
आप लोग ये कह सकते हैं कि तेज हवा चल रही है और तेज हवा के बीच में पानी की बौछार भी आपके ऊपर गिर रही है और वो बौछार इतनी तेज है कि वो एक तूफान तूफान जो है स्टॉर्म उसको कन्वर्ट कर दे, उसको उसके लिए जो है वो बन जाए। ठीक है, तो काफी भयानक स्थिति हो सकती है। एक गर्म महासागर अधिक वाष्पीकरण पैदा करता है जिसका अर्थ है वातावरण में अधिक पानी उपलब्धता। जब जैसे मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से ओशन का जो वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा और वही इवेपोरेशन जो है वो कहीं ना कहीं वातावरण में तूफान लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक गर्म वातावरण अधिक पानी धारण कर सकता है और जो अधिक वर्षा की अनुमति देता है। भाई जितना पानी वाष्प बनेगा, इवेपोरेट होगा, उतनी ज्यादा बारिश होगी और जितनी ज्यादा बारिश होगी वो फ्लड्स लेके आएगी। जो जितने भी ओशियंस हैं उनके लेवल में इंक्रीज होगा। यहाँ तक कि ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उनका पानी भी उसमें आ रहा है, तो लेवल तो इंक्रीज होना ही है। अधिक बारिश का अर्थ है अधिक गर्मी का जारी होना, अधिक गर्मी जारी होने का अर्थ है तेज हवाएं। भाई देखिए आप लोग जैसे सर्दियां अभी चल रही हैं तो सर्दियों में रात के वक्त आप लोग गर्मी को महसूस करते हैं, तो गर्मी को जो महसूस कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज उसके अंदर हो रहा है, तो इसका मीन्स है सीधा सीधा कि कभी जो है वो जल्दी ही बारिश हो सकती है। क्योंकि बारिश कहां पर अधिक होगी, जहां पर लो प्रेशर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हवा जो चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो अभी भारत के अंदर जो नदर्न इंडिया है वहां पर लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होने वाला है और जो मेडिटेरियन सी है वहां से हवाएं आएंगी और वो बारिश करेंगी इंडिया के अंदर। ठीक है, तूफान के कारण तट का पानी का बढ़ना सबसे जो प्रॉब्लम है एक वो भी है कि तूफान के कारण जो पानी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तूफान की गति, तूफान की आकार, हवा की दिशा, तटीय समुद्र तल स्थलाकृति सहित कई कारकों से संबंधित है। मगर अगर हम लोग इसके फैक्टर्स की बात करें तो बेसिकली स्टॉर्म स्पीड, स्टॉर्म साइज, डायरेक्शंस ऑफ विंड, ये बेसिकली बेसिक फैक्टर हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज कुड हैव एटलीस्ट टू इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस, दो महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, हाउ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर फॉर्म, यानी कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं। सबसे पहले देखिए ये ओशियन है, ओशियन का टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हुआ तो वहां पर वाटर जो है वो इवेपोरेट होकर ऊपर उठ रहा है। जैसे ऊपर उठ जाएगा तो वहां पर बादल बन जाएंगे और जब ये ऊपर उठता है तो इसके साथ में हवाएं जो चलती हैं वो क्या करेंगी, इसको घुमाएंगी और जैसे घुमाएंगी तो धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हो जाती है और वही जो है इसके लिए उत्तरदायी होती है ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के लिए। क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पर स्टॉर्म भी ज्यादा आते हैं। एक छोटा सा डायग्राम है, समझिए इसको। ये जो स्टॉर्म यहां पर दिख रहा है आपको, ये बेसिकली आउटर रिंग आपको यहां पर दिखाई गई है ब्लू लाइन से, बीच में जो है आई बन रही है। ये जो आई लिखा हुआ है इसका मीन्स है कि यहां पर प्रेशर बहुत कम होता है। मतलब मौसम के लिए पूछा जाए कि मौसम बिल्कुल शांत होता है, साइलेंट होता है ना। साइलेंट जो है वो मौसम होता है आई के अंदर, बिल्कुल। ठीक है, मौसम साफ होता है और बाकी तरफ जो है वो आपको लो प्रेशर जो है क्रिएट दिखेगा। फिर कंडेंसेशन होगा, इसका कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो कहते हैं कि जो ठंडा है ना, कि यानी कि जो सॉलिड फॉर्मेट में है वो वापस वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब इवेपोरेट होके पानी जब ऊपर उड़ेगा तो उससे रेन जो है वो इंक्रीज होगी और वही रेन जो है या फिर तेज हवाएं वो अगर सर्कुलर घूमने लग जाए तो हम लोग कहेंगे कि वहां पर जो है साइक्लोन आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब यहां पर आप लोग ब्लू में जो देख रहे हैं वो कोल्ड एयर है और यहां पर जो रेड में देख रहे हैं वो क्या है, वार्म एयर है। अब दोनों दोनों जब आपस में एक साथ मिलेंगी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को और समझा देता हूं कि जैसे आप लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि ये आपकी इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ये आपका नदर्न पोल है। ठीक है, ये सदर्न पोल है। अब जब आप लोग नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जाएंगे तो वहां पर जो ओशन करंट है उनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है। ठीक है, ओशन करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, इसको हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज। और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रही है, ये कर रही है ओशन करंट को, ओशन करंट को ये डिनोट कर रही है। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए कि चक्रवात लेके आना है, साइक्लोन लेके आना है, तो हवा जो है ना उसको हम लोगों को इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो एयर की डायरेक्शन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में जो है एंटी क्लॉकवाइज होती है और यहां पर डायरेक्शन कैसी होगी, ये होगी कैसी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये किसकी डायरेक्शन है, एयर की डायरेक्शन है। जब ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी तो साइक्लोन जो है वो बनना तय है, यहां पर साइक्लोन बनेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसमें आप लोग साइक्लोन की डायरेक्शन समझिए। ठीक है, यानी कि ओशन की डायरेक्शन समझिए, ओशन करंट की और एयर की, इससे आप लोगों को पता लग जाएगा। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं रास्ते पर और सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो झगड़ा कब होगा, जब आप एक दूसरे के सामने से आएंगे। यदि मान लीजिए पैरेलल चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो एक दूसरे से भिड़ नहीं पाएंगे।
आप लोगों का झगड़ा नहीं होगा, तो अगर एक दूसरे से आके टकरा रहे हैं आमने सामने तो झगड़ा हो सकता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी होता है, आमने सामने आके टकराती हैं और वहां पे साइक्लोन जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कॉमन सिविल कोड के बारे में। चलिए कॉमन सिविल कोड के बारे में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास में दो पिटिशंस पहुंची थी, पीआईएल पहुंची थी, जो कि गुजरात और उत्तराखंड के बारे में लगाई गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जानेंगे हम लोग कि वाकई में खारिज क्यों किया गया है। एक हम लोग बात करेंगे यूसीसी वर्सेस पर्सनल लॉ की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ाया जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, समझिएगा इसको ध्यान से। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज जो है डिफाइन कर देता हूं। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां पर जो है आर्टिकल नंबर है 44। कौन सा आर्टिकल है? 44। कौन सा आर्टिकल है? 44। समझ आ रहा है आपको? आर्टिकल नंबर 44 ये कहता है कॉमन सिविल कोड के बारे में। क्या होता है ट्रिपल सी? देश के अंदर जितने भी मान लीजिए गोद लेने की प्रथाएं हैं, शादी करने की प्रथाएं हैं, वो सब एक जैसी होनी चाहिए। अलग अलग रिलीजन के हिसाब से वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे गोवा है, तो गोवा एक ऐसा स्टेट है भारत का जिसने कॉमन सिविल कोड को लागू कर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने राज्यों में कॉमन सिविल कोड या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए समिति का गठन करने के लिए उत्तराखंड और गुजरात सरकारों के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि हम लोग जो है इस पर विचार नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और उसके आर्टिकल नंबर 44 के तहत राज्य के कर्तव्य के बजाय एक सकारात्मक दायित्व के रूप में उभरती है। मतलब सीधी सीधी बात है, आर्टिकल नंबर 44 जो है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। मतलब इसको डीपीएसपी जो है यानी कि फोर्सफुली इसको लागू नहीं कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोर्ट में जाना चाहें कि हमको आर्टिकल नंबर 44 चाहिए, तो आप लोग जा नहीं सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स आपका एबॉलिश हो रहे हैं तो जा सकते हैं आप लोग, लेकिन अगर डीपीएसपी एबॉलिश हो रहे हैं तो नहीं जा पाएंगे। 1867 का गोवा का पुर्तगाली जो नागरिक संहिता है एक राज्य में प्रचलित तथा एक सामान्य परिवार कानून का एक उदाहरण है। तो मतलब देखिए गोवा कितना आगे है इस चीज के अंदर। तो बिल्कुल होना चाहिए, डीपीएसपी बिल्कुल लगना चाहिए। ठीक है, डीपीएसपी मतलब यूसीसी जो है वो होना ही होना चाहिए। यूसीसी के क्रियान्वयन के मुद्दे को देखने के लिए उत्तराखंड और गुजरात दोनों सरकारों ने समितियों का गठन किया था। ठीक है, यह तलाक, गोद लेने, विरासत, संरक्षिता, सभी नागरिकों के धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, ठीक है, यानी कि सिटीजन जो है इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तमाम चीजों के बारे में जिक्र करता है। मतलब सभी के लिए नियम बराबर होने चाहिए। देश भर में सभी समुदायों के लिए तलाक, ठीक है, ये समान जो है वो होने चाहिए। लेकिन बहुत सारी पिटीशन जो है वो कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर अभी चल रही हैं, वहां पर जो है पेंडिंग चल रही हैं। ठीक है, अच्छा, केंद्र कहना है कि यूसीसी का मुद्दा विधायिका के दायरे में आता है, मतलब पार्लियामेंट के दायरे में आता है। वो पहले यहाँ पे जो है कानून बनाया जाएगा, उसके बाद में आप चैलेंज कीजिए फिर उसको। राज्य के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि राज्यों के द्वारा ऐसी समिति को गठन को भारत के संविधान के अधिकारातीत होने के, मतलब देखिए, चैलेंज्ड फॉर बीइंग अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज आर्टिकल 162 एम्पावर्ड द स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट सच कमिटीज। मतलब आर्टिकल नंबर 162 जो है वो राज्यों को, स्टेट्स को ये पावर देता है कि वो इस प्रकार की समितियों का गठन कर सकता है और यूसीसी जैसे मुद्दों पर वो जांच करवा सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 162 में कहा गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में राज्य की विधायिका को कानून बनाने की शक्ति होती है। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों ने आर्टिकल नंबर जो है शेड्यूल 7 जो है वो पढ़ी होगी, अनुसूची 7 पढ़ी होगी। बेसिकली 7 शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव सच पावर टू स्टेट, यानी कि राज्य सरकारों को भी वो पावर देता है कि वो कमेटी गठित कर सकते हैं। यह विवाह, तलाक से संबंधित शिशुओं के नाबालिग, मतलब ये जो मैंने तमाम चर्चाएं आपको बताई हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, और यूसीसी का जो मामला है वो आपके आर्टिकल नंबर 44 के अंदर जो है उसका जिक्र होता है और सभी धार्मिक जो समुदाय हैं उन पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अगर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, यूसीसी की बात करें और पर्सनल लॉज की बात करें, तो व्यक्तिगत कानून समवर्ती सूची में ऐसे कानून हैं जो लोगों के एक विशिष्ट समूह पर उनके धर्म, जाति, विश्वास के आधार पर लागू होते हैं और रीति रिवाजों और धार्मिक ग्रंथों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद जो है वो बनाए गए हैं। पर्सनल लॉज बेसिकली क्या होते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग बात करें किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए, उसने अपने पर्सनल लॉज जो है वो बना रखे हैं। ठीक है, जैसे
जितने भी मदरसे होते हैं वहाँ पर शिक्षा जो है वो एक धर्म की शिक्षा दी जाती है, जबकि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होती हैं वहाँ पे सबके लिए इक्वल एजुकेशन होती है ना? लेकिन तो बात की जा रही है पर्सनल लॉज़ की, तो पर्सनल लॉज़ में इंसान जो है वो हमेशा अपना हित ढूँढता है कि भई मेरा जो है वो कैसा भला हो सकता है, ठीक है? वो एक पर्सनल लेवल पर बात करता है, लेकिन यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में है कि जितना भी इंडिया के अंदर रहने वाला सिटीज़न है, उसका तमाम का जो है वो एक कानून होना चाहिए। यूसीसी को अपनाने से ऐसे सभी संहिताबद्ध कानूनों को रद्द करने और सभी नागरिकों पर लागू होने वाले कानून की शुरुआत होने की संभावना है। मतलब कोई भी मान लीजिए ऐसा कानून है जो कि इसके अगेंस्ट है, वो तमाम कानून इसके आने से रद्द हो जाएँगे। यह जटिल कानूनों को सरल करेगा, कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करेगा, देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा और एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देगा। मतलब अगर यूसीसी लागू होता है तो ये मान मान के चलिए कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स की जो अवधारणा थी, जो बेसिक थ्योरी है, वो कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है? लेकिन इसके अब देखिए कोई भी पक्ष होता है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके भी अगेंस्ट में कोई ना कोई आर्गुमेंट्स होंगे कि यार ये नहीं कर पाएगा, ठीक है? कुछ कहेंगे कि कर पाएगा। तो ये पक्ष और विपक्ष सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। चलिए जानते हैं दोनों पहलुओं को। एक पहलू तो हमने जान लिया, दूसरा पहलू जानते हैं। जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक विरोधी और आदिवासी विरोधी इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है? एंटी ट्राइबल। मेघालय में उदाहरण के लिए संपत्ति उत्तराधिकार और विवाह कानून पारंपरिक और प्रथागत प्रक्रियाओं द्वारा शासित होते हैं। सांप्रदायिक जो राजनीति है, कम्युनल पॉलिटिक्स है, द डिमांड फॉर ए यूसीसी इज कंसिडर्ड टू बी फ्रेम्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। तो बेसिकली इसमें क्या है कि सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में भी इसको माना जाता है कि जब भी भई राजनीति जो है वोट बैंक के आधार पर चलती है, पता है सबको। वोट बैंक जितना मजबूत होगा, राजनीति जो है वही जीतेगा। तो वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कि कहीं ना वो लोग जो है नाराज ना हो जाएं, इसीलिए उनकी परंपराओं के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही जो है उनको तमाम जो है सुविधा दी जाती है। ठीक है? चलिए, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे लॉ कमीशन फॉर ऑफ इंडिया उन्होंने भी कहा कि इस स्तर पर एक यूसीसी न हो तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। मतलब अभी ज़रूरत नहीं है, कुछ समय बाद जो है हम लोग इसको लागू कर सकते हैं और उस समय वन नेशन वन लॉ ये जो है, ये कांसेप्ट इसमें बाद में काम करेगा, अभी के लिए इसमें ज़रूरी नहीं है कि भारत की अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है, ठीक है? कि वो इसको लागू कर सके। तो ये इसके आर्गुमेंट के अंदर अगेंस्ट के अंदर ये कुछ कमेंट्स हैं। कंक्लूजन तो ये है कि आर्टिकल 44 पे जब हम लोग बात करते हैं, तो बेसिकली बात सब करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता है। तो खैर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसको कब जो है पारित करता है। मतलब ये कहेगा कि बिल्कुल अब होना चाहिए, तो फिर पार्लियामेंट इसके लिए लॉ बनाएँगे और यूसीसी लग जाएगा, ठीक है? तो यही इसका कंक्लूजन है कि बेसिकली अपने-अपने स्वार्थ को ना देखें, पूरे जो है भारत के सभी लोग एक साथ रहें। ठीक है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप लोग जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और आर्टिकल नंबर 51 इसके अंदर फॉरेन पॉलिसी का भी उल्लेख किया गया है, ध्यान रखना। ठीक है? एग्ज़ाम्पल गोवा का मैंने आपको बता ही दिया है कि गोवा जो है वो किस मामले में आगे है। ठीक है? जबकि जैसे पर्सनल लॉज़ हैं, जैसे हिंदुओं के लिए है 1955 का लॉ है, बहुत सारे ऐसे लॉज़ जो हैं वो काम करते हैं। चलिए, बात करते हैं यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो एलएनजी पर अब जो है ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं क्योंकि रशिया के द्वारा जो नॉर्ड स्ट्रीम जो लाइन थी, नॉर्ड स्ट्रीम 3 पे जो है वो वर्क अभी चल रहा था, जो कि रशिया से जर्मनी के बीच में थी। कहीं न कहीं वो भी जो है इफ़ेक्ट हो रही है और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, वो अब चाहती हैं कि हम जो है वो क्या करें, खुद अब गैसेज़ जो है वो प्रोड्यूस करें। ठीक है? तो क्या है और जलवायु को कैसे प्रभावित ये कर सकता है एलएनजी। ठीक है? तो व्हाट इज़ एलएनजी? तमाम लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे, व्हाट्स क्लाइमेट इम्पैक्ट इसके बारे में बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन जो एलएनजी है, यानी कि यूरोपियन यूनियन एलएनजी के तेजी से बढ़ते आयात के साथ पाइप्ड रूसी गैस आयात की जगह ले रहा है। मतलब यूरोपियन यूनियन जो है, उनकी कंट्रीज़ एलएनजी को ज़्यादा प्रेफ़र कर रही हैं। जबकि जो नेचुरल गैस रशिया से आ रही थी, उसको वो डिनाय कर रहे हैं और अमेरिका की तरफ जो है, वो ज़्यादा इनका ध्यान है। ठीक है? दशक के अंत में जर्मनी की गैस आयात की अतिरिक्त लागत, ठीक है, $212 बिलियन जो है वो रही है। इस तक पहुँच सकती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए गैस का बिल जो है दुगना हो सकता है। मतलब रेट्स बढ़ेंगी, तो फिर उनके लिए जो डोमेस्टिक गैस यूसेज हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएँगे। जबकि यूरोपियन संघ दुनिया में सबसे बड़ा एलएनजी का क्या है, आयातक बन चुका है। एलएनजी बेसिकली क्या होती है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती क्या है? लिक्विफाइड मीन्स होता है कि जब जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि अर्थ के नीचे से जब गैसेस को निकाला जाता है तो नेचुरल गैस होती है, लेकिन जब उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है? ड्यू टू हाई प्रेशर और फिर वो क्या होगा, एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो।
ठीक है? एलएनजी पाइप्ड गैस से 10 गुना अधिक जो है उत्सर्जित करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के प्रयास में एक बड़ा झटका कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो क्या करता है कि 10 गुना अधिक जो है वो कार्बन कंटेंट या हम लोग कहें कि पॉल्यूटेंट जो है वो रिलीज़ करता है। साथ ही कार्यकर्ता इस दावे को खारिज करते हैं कि अधिकांश एलएनजी की अवसंरचना भविष्य में हरित हाइड्रोजन के लिए उपयुक्त है, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए उपयुक्त। ग्रीन हाइड्रोजन खैर बेस्ट है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। फ्यूचर के अंदर हाइड्रोजन जो फ्यूल है वही आगे काम में आने वाला है। तो एलएनजी का प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं कि एलएनजी जो है वो बेसिकली गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है -162 डिग्री सेल्सियस पर, और जब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। तो बाहर से इसको इंपोर्ट कर रहे हैं गैस को, और गैस को फिर लिक्विफाइड में जो है कन्वर्ट करके इसको एलएनजी में बदल दिया जा रहा है ताकि आसानी से इसको स्टोर किया जा सके। कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि यार ये बताइए कि कोई भी ऐसे लिक्विड, जैसे आपके घर में एलपीजी आती है तो वो लिक्विड फॉर्मेट में आती है, या फिर जो होता है कि भाई लिक्विड में कन्वर्ट ही क्यों करते हैं उसको, गैस को। तो बेसिकली सबसे बड़ा रीजन है कि ट्रांसपोर्ट करने में इसको आसानी रहता है, लीकेज वगैरह कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आसानी से पता लग जाती है। ठीक है, चलिए समझ आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एलएनजी एक नेचुरल गैस होती है जो लगभग -161 या 162 डिग्री सेल्सियस पर उसको एक लिक्विफाइड में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। 600 गुना छोटी, मतलब अब जब इसको लिक्विफाइड में कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे तो लगभग 600 टाइम्स जो है वो स्मॉलर हो जाएगी। उसको बहुत कम जगह में अब स्टोर किया जा सकता है और इजीली ट्रांसपोर्ट उसका किया जा सकता है। ठीक है? फिर इसको फ्लोटिंग टर्मिनल और फिर अदर जो पाइपलाइन है इसके थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इसको जो है कहाँ पे जितने भी इसके स्टेशंस हैं वहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यह संकुचित है, यानी कि दिस कंप्रेस्ड फॉसिल फ्यूल इज हॉली मेड अप द मीथेन एंड पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब मीथेन से जो है, मीथेन के इसमें कंटेंट होते हैं। ठीक है, और बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो प्रोड्यूस करती हैं एलएनजी। तो ये थोड़ा सा इसके लिमिटेशन है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर एक महत्वपूर्ण गैस जो है वो मीथेन है। एलएनजी की निर्यात क्षमता के बावजूद एलएनजी के द्रवीकरण और यानी कि लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने पर उत्पादन क्षमता की उच्च लागत के बाजार को जो है सीमित कर दिया है। क्योंकि लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, पैसा लगेगा और वही पैसा जो है इस गैस को और महंगी कर देता है। और लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशंस ये हैं कि जो लिक्विडिफिकेशन जो प्रोसेस है, ठीक है? लिक्विड के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं लिक्विडिफिकेशन में, तो 10 से 25% जो एनर्जी है उसका लॉस हो जाता है। तो 25% एनर्जी का लॉस होगा, और उसके लिए जो भी कस्टमर है उसके ही उससे ही तो जो है पैसा वसूल किया जाएगा। तो उसको और महँगी ये पड़ती है, ठीक है? तो ये कई सारे इसके लिमिटेशन जो हैं वो इसमें नज़र आती हैं, ठीक है? चलिए, क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट करती हैं? तो आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर से एक गैस है मीथेन। ऊर्जा की समतुल्य मात्रा का उत्पादन करते समय 14 से अधिक कार्बन का उत्सर्जन करता है, पवन ऊर्जा की तुलना में 50 गुना अधिक। मतलब कार्बन जो इमिशंस है, डिपोजिशन है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो 14 टाइम्स, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, और 15 टाइम्स हो गया है विंड एनर्जी से, विंड पावर से। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तो अब एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा ही करेगा, और ओज़ोन जो लेयर है उसको डिप्लाइड जो है करेगा, डिप्लीशन करेगा उसके अंदर। फिर हम लोग बात करें सप्लाई चेन की, आपूर्ति श्रृंखला में मीथेन रिसाव का जोखिम, मतलब हो सकता है कि मीथेन जो है वो अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसका ट्रांसपोर्ट किया जाए तो वो लीकेज हो सकती है। ठीक है, एलएनजी का अगर प्रोसेसिंग के अंदर करते हैं, इज सो एनर्जी एंड कार्बन इंटेंसिव दैट इट कैन क्रिएट ऑलमोस्ट 10 टाइम मोर कार्बन एमिशन देन पाइप गैस। तो बेसिकली जो पाइप गैस होती है या फिर एलएनजी की हम लोग बात करते हैं, तो इसके अंदर एनर्जी और कार्बन कंटेंट जो है वो ज़्यादा तो होता है, लेकिन ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट लगभग 14 10 टू 14 टाइम जो है वो ज़्यादा इसके अंदर इफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। एलएनजी की एक और स्थानांतरण न केवल राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के साथ संघर्ष में होगा, बल्कि पेरिस समझौते के तहत, आपको पता है कि 2015 के अंदर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था। उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी 17 कुल एसडीजी डिसाइड किए गए थे 2030 तक ये अचीव करने हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा हमारा कंसर्न जो है रेज़ हो जाएगा कि यार अब उसको कैसे अचीव किया जाए, ठीक है? आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता यही है कि बेसिकली हमको ग्रीन फ्यूल की तरफ बढ़ना होगा। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन एक फ्यूचर का फ्यूल हो सकता है, उस पर वर्क करना पड़ेगा। अगर हम लोग एलएनजी को काम में लेते हैं, तो फिर इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उसके लिए भी हमको तैयार होना पड़ेगा, ठीक है? तो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ अब हम लोग को धीरे-धीरे जो है शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग बैटरी की जो कार्स होती हैं, उसकी तरफ शिफ्ट हो चुके हैं धीरे-धीरे, और मार्केट के अंदर उन पे सब्सिडी वगैरह मिलना शुरू हो गई है। तो बेसिकली यही है कि अब धीरे-धीरे उन पर शिफ्ट होना शुरू हो जाए। ओज़ोन होल इज़ फिलिंग अप, क्या वाक़ई में ओज़ोन छिद्र जो है वो भर रहा है? लेकिन ओज़ोन छिद्र बना ही कैसे?
देखिए ओजोन जो लेयर है वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है ना? अभी हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जब ओजोन लेयर पाई जाती है तो उसका डिप्लीशन हो रहा है, और डिप्लीशन सीएफसी गैसेस हैं, है ना? ग्रीन हाउस गैसेस हैं, बहुत सारे ऐसे कंटामिनेंट हैं जिसके कारण ओजोन छिद्र जो है वो बना है, लेकिन अब वो भर रहा है। देखते हैं क्या वाकई में सही है कि ये बात ये? ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है अगर ये जो है वापस से फिल अप हो रहा है। की हाइलाइट्स हम लोग देखेंगे रिपोर्ट की, और रिपोर्ट के बेसिस पे इसको पढ़ेंगे। ओजोन छिद्र जिसे पहले ग्रहों के जीवन के लिए सबसे गंभीर खतरा माना जाता था, अब 2066 तक पूरी तरह से ठीक होने की भविष्यवाणी की गई है। कह रहे हैं कि 2066 तक पूरी तरीके ठीक हो जाएगा। यह यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है जिसको नाम कह रहे हैं कि साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन 2022, एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अंदर इसको बताया गया है। ठीक है? ओजोन परत कह रहे हैं कि 2066 तक जो है 2066 तक ये पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। चाहे हम लोग अंटार्कटिका की क्यों ना बात करें, क्योंकि अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा डिप्लेशन हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वहीं होते हैं। एक्सपेरिमेंट फाइटर जेट्स के होते हैं, बहुत बड़ी लैबोरेटरीज़ वहाँ पे बनी हुई हैं, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, ठीक है? अगर हम लोग आर्कटिक के लिए कहें 2066 तक, ठीक है? और फिर 2045 तक आर्कटिक, ठीक है? अंटार्कटिका तक कहाँ पे 2066 तक, आर्कटिक तक 2045, और 2040 जो है पूरे प्लेनेट के लिए हम लोग मान सकते हैं, ठीक है? चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है, मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा के अंदर, वहाँ पे प्रोटोकॉल हुआ था 1987 के अंदर, वो इफ़ेक्ट के अंदर आया था, और धीरे-धीरे जो है वो मैंने कि वो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, वो ओज़ोन डिप्लेशन को लेकर हुआ था, लेकिन अब जो है उसमें धीरे-धीरे क्या हो रहा है, सुधार आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो हमको जितने भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैं, ऐसे और भी जो है कंडक्ट करवाने की ज़रूरत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देशों को सभी मुख्य ओजोन जितने भी डिप्लीशन सब्सटेंस हैं उसको कम करने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए इसने कई प्रावधान किए थे। लेकिन बेसिकली बस वही है कि वो एक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में नहीं है, वो एक एडवाइजरी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली समझौता जो है, संशोधन 2016 का लक्ष्य है वर्तमान में 2050 तक उपयोग किए जा रहे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, एचएफसी, सीएफसी 80 टू 90% जो है कम करना है। तो किगाली जो है एक समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था 2016 के अंदर, ठीक है? और उसमें डिसाइड किया गया था कि सीएफसी, एचएफसी जो है इसके अंदर 80 टू 90% कम किया जाएगा 2050 तक, ठीक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब ये सबसे बड़ा आज मुद्दा बना हुआ है कि जैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, एसीज़ यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्लोरोफ्लोरो सीएफसी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। और एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या बन रही है, एक सब्सटेंस बन रही है, जिसने पृथ्वी का टेम्परेचर जो है, अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज़ किया है, क्योंकि ऊपर जाकर एक लेयर क्रिएट कर देते हैं, जिससे सन से आने वाली जो शॉर्ट वेव्स हैं, वो वापस लौट नहीं पाती हैं, वो अंदर ही हमारे एनवायरनमेंट में रह जाती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, पानी नदियों के थ्रू समंदर में पहुंचता है, समंदर का सी लेवल जो है, ओशन लेवल वो इंक्रीज होने लगता है। ओशन लेवल इंक्रीज होने से कई आइलैंड जो हैं वो डूब जाते हैं। जैसे पानी ज़्यादा होगा तो फिर खैर इवेपोरेशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सीएफसी जो है वो बेसिकली एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ओज़ोन डिप्लीशन के लिए ज़िम्मेदार है। और हम लोग रिपोर्ट के बारे में बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अगर इसकी बेसिकली इसको रिपोर्ट में काफ़ी हद तक ज़िक्र किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रतिबंधित लगभग 99% पदार्थ अब उपयोग से बाहर हो गए हैं, लगभग 99%, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो अपनी सक्सेस ले चुका है, ठीक है? लेकिन अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है, लेकिन वापस से ओज़ोन को इफ़ेक्ट करने वाली जो है बहुत सारी गैसेस और भी जो है इफ़ेक्ट करने लग गई है, उनका भी प्रोडक्शन, उनका भी एमिशन ज़्यादा होने लग गया है, ठीक है? ओडीएस के उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन सैलाब है, ठीक है? द रिडक्शन of ODS has significant climate change co-benefit because these compounds are also potent greenhouse gases expected to prevent 0.5 to 1 degree Celsius of warming by 2050। तो 2050 तक 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान कम होने की उम्मीद है, कि अगर हम लोग ओजोन परत को अगर सुरक्षित रखेंगे, ओजोन लेयर को अगर हम लोग सेफ रखेंगे, तो फिर लगभग टेम्परेचर जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस तक भी जो है वो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि बढ़ रहा है अभी, ठीक है? तो ग्लोबल वार्मिंग से हमको कहीं न कहीं फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? ओज़ोन छिद्र को बंद करने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता का व्यापक रूप से जलवायु जो है कार्रवाई के लिए एक मॉडल के रूप में उल्लेख किया गया है। हालाँकि ओडीएस के उन्मूलन और जीएचसी में कमी के बीच समानताएँ सीमित हैं, क्योंकि ओडीएस का उपयोग कुछ विशिष्ट उद्योगों तक ही सीमित था और उनके प्रतिस्थापन आसानी से उपलब्ध थे।
ठीक है। द केस ऑफ फॉसिल फ्यूल इज वेरी डिफरेंट। फॉसिल फ्यूल जब उनको बर्न होता है तो कार्बन डिपोजिशन उसमें होता ही होता है, और खासकर CO2 एमिशन होगा ही होगा, आप चाहे कितना भी उस पे। बस ये है कि हाँ, उन जो है मेथड्स को हम लोग यूज ही ना करें। जैसे कोई कार है, अगर वो मान लीजिए फ्यूल पे चल रही है, पेट्रोल डीजल पे, उसको रिप्लेस करें किसके साथ में, बैटरी की जो कार है उनके साथ में रिप्लेस करें, ठीक है। और अगर हम लोग जो एनर्जी काम में ले रहे हैं उसको सोलर और विंड पे हम लोग शिफ्ट करें, तो कहीं ना कहीं जो है वो हमको फॉसिल फ्यूल से जो इफेक्ट होता है ओजोन लेयर पे, वो भी हम लोग को कम होता हुआ दिखाई देगा। आज जिस इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, पूरा विश्व बढ़ रहा है, उसमें जरूरी है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम किया जाए और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जाए। क्योंकि ग्रीन इकोनॉमी के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो उन्हीं पे होता है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है ना, जैसे सोलर प्लांट्स हैं, विंड प्लांट्स हैं, इनके ऊपर जो है ज्यादा एक्सपेंडिचर, ज्यादा इकोनॉमी जो है डिपेंड करती है और उसके लिए खर्च किया जाता है। तो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़े और ग्रीन फ्यूल जो है उसको काफी हद तक जो है उपयोग में लेकर आए। चलिए, अंतिम जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट बैलेंस इस फिजिकल मैथ। बेसिकली देखिए, ज्यादा इतना महत्वपूर्ण टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया जरूर दे जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बारे में फिजिकल मैथ की हम लोग, फिजिकल मैथ की बात हम लोग करेंगे। बजट की मैथ्स देखेंगे 2022-23-24 में किस प्रकार का बजट रह सकता है। तो भले ही इस फाइनेंशियल ईयर के अधिकांश समय में 6% से ऊपर की उच्च मुद्रास्फीति दर ने आरबीआई और सरकार को इसे नियंत्रण में लाने के लिए कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया, यह जल्द ही जो है एक माने कि मतलब कह सकते हैं कि ब्लेसिंग जो है वो बना। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6% जो है वो थोड़ा सा उछाल देखा गया है। तो मजबूत नाम नाम मात्र देखिए, स्ट्रॉन्ग नॉमिनल जीडीपी विच टेक्स इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन ग्रोथ ऑफ अकाउंट अराउंड 16% वर्सेज बजटेड 11%। तो बेसिकली ग्रोथ जो है वो 16% और बजट जो है वो 11% जो है, इसके बीच में कहीं ना कहीं कि अगर बजट को इंक्रीज करें तो बेसिकली क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन को ही मैनेज करने का तरीका होता है। तो आरबीआई जब भी अपनी इंस्ट्रूमेंटल पॉलिसीज को उतारती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो वहां पर इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करने की बात की जाती है। अबाउट टारगेट टैक्स कलेक्शन ड्यू टू बेटर ग्रोथ, रीओपनिंग बूस्ट फॉर्मुलाइजेशन एंड टाइटर कॉम्प्लियंस। तो बेसिकली इन सब के बारे में जो है वो चर्चा की जाती है। अगर हम लोग 22-23 की फिजिकल फिजिकल मैथ्स के बारे में बात करें तो वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 का अब जो है बजट आने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है। तो उससे बेनिफिट हमको क्या मिला? बेनिफिट ये मिला कि आरबीआई डिविडेंड, ईंधन उत्पादन शुल्क में कटौती, उच्च सब्सिडी और विनिवेश मिस को जो है ऑफसेट करने में मदद मिली है। तो टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस बात यह है कि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इंडियन जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा हम लोग कमी जो है वो देखें, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली 7.7 जीडीपी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट की गई है कि पहले से कम, पहले लगभग 8.5 8.6 के आसपास थी, उसको थोड़ा सा डाउनफॉल के अंदर जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करने के लिए सरकार हमेशा ये प्रयास करती है कि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी फ्लो है वो एक कंट्रोल वे के अंदर हो, और इसी के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो काम में लिए जाते हैं। बैंक रेट हो गई, ठीक है, एमएसएफ हो गई। अब देखिए, अब इसका 2023-24 की मैथ्स जो है बजट पे, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली आप लोगों को पता है कि कोविड जो पेंडेमिक आया था, इसका बहुत हद तक ग्लोबल इकोनॉमिक के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ा है। मांग जो है उसमें बहुत ज्यादा कमी जो है, उस समय डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा डाउनफॉल जो है देखा गया है। अब हो सकता है कि 2023-24 की बजट से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, क्योंकि पहले से स्थिति जो है वो काफी सामान्य हुई है। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021। इसके साथ में ही टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल, ठीक है। लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन जो है वो लेक्चर्स लेके आते हैं सिद्धांत सर। यू मस्ट बी सब्सक्राइब स्टडी ग्लोज। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।